अस्सलाम वालेकुम। तहरीक-ए-इंसाफ के सियासत के अंदर जो अरूजो ज़वाल है, उसके अंदर आगाज़ के अंदर जो 30 अक्टूबर 2011 वाला उनका लाहौर का जलसा था, उसका एक बड़ा कलीदी किरदार है। उस जलसे के बाद एक इनको लॉन्च पैड मिला, फिर ये कराची गए। कराची में 25 दिसंबर को इन्होंने जलसा किया, वो भी बहुत बड़ा जलसा था। लेकिन अभी तक 30 अक्टूबर 2011 वाला वो जलसा जो है, वो तहरीक-ए-इंसाफ वाले भी अपने बड़े जलसों में शुमार करते हैं, और शायद इनकी जो बड़ी मुखालिफ जमात है PMLN, अभी तक उनके दिलों में भी उस जलसे की धाक उतरी नहीं है। आज राना सनाउल्लाह साहब जो थे, कुछ उन्होंने नामनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए ख़वातीन के हवाले से, वो मैं यहाँ प्रोग्राम में सुनवाऊँगा तो नहीं, लेकिन उन्होंने दोबारा मुवाजना जो था उसी 30 अक्टूबर 2011 के जलसे के साथ किया कि उस जलसे में कैसी ख़वातीन थी और इस जलसे में कैसी ख़वातीन थी। बहरहाल एक बहुत बड़ा मजमा था और बहुत बड़ा जलसा था, जिसके साथ तहरीक-ए-इंसाफ के कायदीन ने खिताब किया। क्या ये जो गैदरिंग थी, ये उनके इंतखाबी वोटों में बदलेगी? क्योंकि पिछली दफ़ा जब वो जलसे बहुत बड़े कर रहे थे, उसके बाद जो टर्न आउट था नंबर ऑफ़ सीट्स का पंजाब के अंदर, वो उतना नहीं था जिसकी वो आस उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। आम अंदाजे ये थे कि वो 30-35 नशीस्तें मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की PTI जीतेगी। आम अंदाज़ा यही था, ये नहीं था कि 135 जीत जाएगी। लेकिन वो पंजाब के अंदर उनको ज़्यादा शेयर मिलता था, KP के अंदर निस्बतन लोग कम उनको हिस्सा देते थे। लेकिन जब इंतखाबी नताइज आए तो तवक्कुआत के बरक्स KP के अंदर इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर थी, पंजाब में उतनी अच्छी नहीं थी। और PMLN जिसके मुतल्लिक़ ख्याल ये था कि ये पंजाब में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, जीत जाएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा सीटें नहीं होगी कि वो पूरा पंजाब ही स्वीप करके ले जाए। यहाँ पर भी तवक्कुआत के बरक्स हुआ कि वो स्वीप करके ले गए। कुछ नशिस्तें जो उन्होंने खुद जीती थी, कुछ जो इंडिपेंडेंट्स जीते थे, वो भी उनके साथ शामिल हो गए, जिन्हें इलेक्टेबल्स कहा जाता है। जो अब बड़ी तादाद में उनका साथ छोड़ रहे हैं, वही इलेक्टेबल्स उनके साथ मिल गए और पूरा पंजाब लगाइए कि सारा का सारा PMLN ने जीत लिया। इस दफ़ा शायद मंजरनामा उससे मुख्तलिफ हो। वो इलेक्टेबल्स जो 2008 में पीपल्स पार्टी की तरफ थे, 2013 में वो PMLN की तरफ थे, 2018 में वो किस जमात का रुख करेंगे, ये अभी हतमी तौर पर उनमें से कुछ ने तो ऐलान कर दिया तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल होकर, लेकिन एक जो बड़ी तादाद है उसका ऐलान होना अभी बाकी है। और गालिब इम्कान इस चीज़ का है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जनूबी पंजाब वाला जो ग्रुप है, जिसने इकट्ठे होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ऐलान भी किया, उनकी एक शर्त ये थी कि जो जमात हमारा इस मसले के ऊपर साथ देगी, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार होंगे। तो PTI ने गुज़श्ता रोज़ उस चीज़ को अपने 11 जो पॉइंट्स इमरान खान ने गिनवाए, उन्हीं के अंदर एक नुक्ता वो भी शामिल कर लिया। PMLN के मुख्तलिफ लीडर्स का रद्द-ए-अमल नेचुरल है। वो जलसे को जलसी कहना, ये हमारी रवायत है। वो 50,000 हो तो कहते हैं 5,000 था, वो भी ठीक है, कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर एक तबसरा किया, वो आपको सुनवाते हैं, फिर प्रोग्राम चलाते हैं। दिखाइएगा जी। जलसा लाहौर दा, मजमा पेशावर दा और एजेंडा किसी और दा। ये बड़ी बड़ी असूल की बातें करते हैं, अंदर से ये हैं, ऊपर से ऑर्डर लेते हैं। ये ऊपर वाले बनी गाला में रहते हैं। नया पाकिस्तान झूठ और मुनाफिकत से नहीं बनता, बददियानती से नहीं बनता, किसी की पगड़ी उछालने से नहीं बनता, किसी के खिलाफ आप अपना सरेआम उसको जो है जलील करें, इससे नहीं बनता, गालियां निकालें, इससे नहीं बनता। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा जो एजेंडा किसी और का और ऊपर से ऑर्डर लेते हैं, ये 2011 के वक्त तो ऊपर वालों का भी शायद इतना क्लियर नवाज शरीफ साहब को भी नहीं था, बाकी किसी को भी नहीं था। 2013 के इंतखाबात के वक्त PMLN को इतनी सीटें मिलेंगी, PTI कहाँ स्टैंड कर रही होगी, पंजाब से पीपल्स पार्टी वाइप आउट हो जाएगी। ये जब इंतखाबात ख़त्म हुए तो उसके बाद इल्ज़ामात आना शुरू हुए। सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात ख़ुद इमरान खान ने आए थे। इमरान खान ने कहा कि एक MI के ब्रिगेडियर लाहौर में, जो इस वक्त इनके एक पंजाब हुकूमत की काला ओहदे के ऊपर फाइज भी हैं, उन्होंने इंतखाबात को रिग किया, इन्फ्लुएंस किया इंतखाबी अमल को। ये उनका पब्लिक स्टेटमेंट है, इल्ज़ाम आयद करते हैं, उनका नाम नहीं लेते। हमें उनका नाम भी मालूम है, किसी प्रोग्राम में एक दफ़ा पहले सुनाया भी था, दोबारा आपको सुनाएंगे भी। वो ब्रिगेडियर साहब MI में उस वक्त उसके हेड थे पंजाब में। इमरान खान उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि उन्होंने PMLN के लिए इंतखाबी अमल को रिग किया। ये बहरहाल इल्ज़ाम वो अभी तक इस्टेब्लिश कहीं कर नहीं पाए। जो केस लेकर ये गए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इर्रेगुलरिटीज़ तो बहुत आई, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से रिगिंग की गई थी। इसी तरीके से PTI के ऊपर एक इल्ज़ाम ये है, फॉर्मर DGI जनरल अहमद शुजा पाशा, उसके मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि वो इनके पीछे थे।
पता नहीं 2011 के जलसे के ऊपर उनके ऊपर बरह रास्त इल्ज़ाम था कि नहीं था, लेकिन जब ये बाद में इनकी तहरीक आगे चलती है पीटीआई वालों की, ये धरना देते हैं, तो हर मौके के ऊपर पीएमएलएन के लीडर्स की तरफ से इल्ज़ाम यही आता था कि पीछे इसके जनरल पाशा का रोल है। कि उस वक्त जनरल पाशा जब ये धरना दे रहे थे रिटायर हो चुके थे, एक और ISI के सरबराह थे, उनका नाम इस वक्त ज़हन में नहीं, शायद जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे उस वक्त, लेकिन जनरल पाशा उस वक्त रिटायर हो चुके थे। ये उंगली वाला जो इन्होंने अपने जलसे के अंदर इशारा किया था, और अब ये ऊपर वाली बात, ये आम तौर पर तासर उधर ही जाता है। फिर नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि ये किसी और के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, तो और का जो एजेंडा है वो भी आम तौर पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही सियासी लीडर्स इशारा करते हैं कि ये एजेंडा उधर से आ रहा है। IJI के ज़माने से, जिसमें नवाज शरीफ साहब खुद प्राइमरीली बेनिफिशरी थे उस पूरे प्रोसेस के, और ये कहा जा सकता है कि हमारी सियासत के अंदर इस तरीके से सियासी ग्रुपिंग को बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से पब्लिकली ऑर्गेनाइज़ करना कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो लोग हैं उनको पैसे के और ताकत के बलबूते के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट या ISI इकट्ठा करे सिर्फ बेनज़ीर को इक़्तिदार से आने के रोकने के लिए, वो सबसे पहली मिसाल थी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। और उसका मकसद ये था कि बीबी को इतनी सीटें ना मिल जाएँ कि वो बहुत बड़ी तादाद में ताकत में आ जाए। तो नवाज शरीफ साहब उस वक्त अलाइन किया इन्होंने ISI के साथ, और IJI 88 में भी, 90 में भी, और 90 के अंदर ये जीतने में कामयाब हो गए। 88 में ISI और पैसे की मदद के बावजूद ये जीत नहीं पाए थे। 90 में जब बेनज़ीर की हुकूमत डिसमिस की गई और दोबारा इंतखाबात हुए, तो फिर नवाज शरीफ साहब को उसी IJI का फ़ायदा भी हुआ और ये हुकूमत में भी आ गए, प्राइम मिनिस्टर की पहली दफ़ा मुंतखब हो गए। नेगेटिव मनफी रुझानात की निशानदेही करती है IJI टाइप पॉलिटिक्स। अभी भी अगर कोई करेगा तो मनफी रुझानात होंगे, मुस्बत इसकी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में जमहूरियत या इंतखाबी अमल और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए नहीं होगी। जो करेगा वो अपने लिए गड़ा खोद रहा होगा, और आज अगर उस गड्ढे में कोई और गिर रहा है तो कल वो खुद गिरेगा, जो भी इस काम का हिस्सेदार बनेगा। आजकल नाहली का ज़माना चल रहा है, बहुत से बड़े लीडर्स नाहल हुए हैं। पहले नवाज शरीफ साहब हुए, अब ख्वाजा आसिफ साहब जो बड़े थम्मे जाने जाते थे PMLN के, उनके ऊपर केस आया, और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये नहीं था कि उन्होंने सारा कुछ छुपाया हुआ, बल्कि ये था कि प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं किया हुआ। वो पैसे बाहर से ले रहे थे लेकिन एज रेमिटेंस शो कर रहे थे। उनके ऊपर केस ये था कि उनकी सैलरी एज सैलरी इनकम दिखाना चाहिए। जो उनका मुखालिफ फ्रीक था उस्मान डार, वो अदालत में लेके गया हुआ था और अदालत ने 62(1)(f) के तहत ही उनको नाहल करार दे दिया। एक और केस शेख रशीद अहमद का, जिसके मुतल्लिक कल इमरान खान ने लाहौर जलसे के अंदर कहा कि ये तो मुझे कहते थे PTI टांगे वाली पार्टी है, ये कल जलसे के अंदर इमरान खान ने शेख रशीद को कहा। उनका केस भी लगा हुआ, और आज हम प्रोग्राम में अभी उस पर बात भी करेंगे कि क्या वो तलवार जो नवाज शरीफ पे चली है, क्या वो तलवार जो ख्वाजा आसिफ के सर पे गिरी है, क्या वो तलवार शेख के सर पे गिरने वाली है। ये बहुत आम सवाल है, क्योंकि ये दिन अब इस तरह के चल रहे हैं कि अगर 62(1)(f) का इतलाक एक पे हुआ है तो जैसे जहांगीर तरीन जो थे वो नागुज़ीर हो गया था कि वो बच ही नहीं सकते। ये आपने एक इतना बड़ा फैसला किया तो दूसरे के ऊपर फैसला आना ही आना है, और अदालत के लिए ये शायद काम अब और ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया कि उसके सामने ऐसे केसेस आएंगे। तो एक उन्होंने खुद से रवायत डाली है, एक नज़ीर बनाई है, उस नज़ीर को अब उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। बयान क्या था इमरान खान का वो आपको सुनवाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे ये जो शेख रशीद वाला केस है क्यों मेंशन किया। पहले बयान सुन लीजिए। कुरैशी, मैंने कहा शाह साहब आप कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं, आपको तहरीक इंसाफ में आना चाहिए, आप पढ़े लिखे, आप ईमानदार हैं। तो जिस तरह शाह जी ने मुझे देखा तब तो मुझे नहीं समझ आई कि उसकी वो जिस तरह देखा उसका मतलब क्या था। बाद में मुझे समझ आई कि शाह जी ने सोचा होगा ये किस तरह का पागल आ गया मेरे पास बात करने के लिए, क्योंकि पार्टी तो छोटी सी थी। शेख रशीद, चलो शाह जी तो खैर बड़ी तहजीब वाले आदमी हैं। शेख रशीद ने एक दफा टीवी पे मुझे क्या कहता, इमरान खान तुम्हारी तो टांगा पार्टी है। ये टांगा पार्टी वाला भी सुनाइए कि ये टांगा पार्टी शेख रशीद ने कहा कब था और कैसे था, वो भी एक मजे का स्टेटमेंट है, दिखाइएगा जी जरा। आप कामयाब सियासतदान है ना? यस। हैं? ये देखें, मैं टीवी पे कहता हूँ अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना करे, इससे बेहतर मैं फेल ही रहा हूं। मामूली कप्तान है, टांगे की सवारियां नहीं है इसके पास। उन्होंने कहा जी कि टांगे की सवारियां वाली बात उन्होंने यहाँ दोहराई है। आज जो पैनल है हमारे साथ मलिक अहमद खान है PMLN से, शफकत महमूद साहब हैं PTI से, सैयद नवीद कमर साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे शकील अवान साहब से, जिन्होंने शेख रशीद साहब जो हैं इनका एक केस नाहली के हवाले से चैलेंज कर रखा है कि इनके असासे जो हैं वो उतने नहीं हैं या उससे ज़ायद हैं जो इन्होंने डिक्लेयर कर रखे हैं। शकील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील साहब पहले तो ये बता दें कि एग्जैक्टली आपने क्या चीज़ चैलेंज की है, क्या चीज़ है शेख साहब के पास जो इन्होंने ऐलान नहीं किया अपने गोशवारों के अंदर? पहले तो गुजारिश है कि मेरा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में
आम रूटीन में 4 माह होते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के। मेरा 18 माह वहाँ केस चला। 18 माह में मैंने इतना पेचीदा केस था कि मैंने एक एक प्रूफ किया, साबित किया, अदालत में जमा कराए सारे सबूत के। देखें इस शख्स ने बेशुमार इसके बाद सासे हैं जो इसने छुपा रखे हैं, और हालांकि हिस्ट्री ये है कि बेचारा बहुत गरीब आदमी था। उसके बाद मेरे साबित करने के बाद मुझे वहाँ से इंसाफ नहीं मिला, और मैं फिर जो एक कानूनी रास्ता था, मैंने विद इन 1 मंथ सुप्रीम कोर्ट में जाना था। जब मैं सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहाँ मैंने वही जो मैंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो प्रूफ किया था उसी में मैं लड़ा दोबारा जाकर सुप्रीम कोर्ट में। मैंने इंसाफ मांगा और मैंने बताया कि ये वो शख्स है कि इसके पास फतेहजंग जो एयरपोर्ट नया बन रहा है उसके पास इसके पास बेशुमार रकबा है, और उसमें ये 130 कनाल भी हैं जो उसने अपने गोशवारों में जाहिर नहीं किए। उसके बाद मैंने बताया कि इसके पास एक गोल्फ सिटी है जो मरी एक्सप्रेस वे पे अब जाएँ तो बैरिया टाउन ने बनाई है, वो करोड़ों रुपए का एक घर होता है, कनाल 1.5 कनाल का। मैंने कहा कि इसने लिखा मैंने 1 करोड़ रुपए का घर लिया है, जबकि उसकी बुकिंग प्राइस जो है वो 5 करोड़ के करीब है। और फिर उसको कोर्ट में हमने बैरिया टाउन का जो परचेज GM परचेज सेल परचेज उसको तलब किया बतौर गवाह। उसे जब कोर्ट में पूछा कि उसने कहा मैं इसकी बुकिंग प्राइस 4 करोड़ 80 लाख रुपए थी और मौसूफ ने वहाँ जाहिर की थी 1 करोड़ रुपया। इसी तरह एक बैंक अकाउंट है इनका, इन्होंने 53 लाख के अपने बैंक अकाउंट का 3 साल का देना पड़ता है, स्टेटमेंट देनी पड़ती है लास्ट 3 ईयर की। आप जब कागजात नजदीक जमा करवाते हैं उसमें उन्होंने बताया कि जब मुझे उस 53 लाख पे पहले साल मुनाफा मिला 19 लाख, दूसरे साल मुनाफा मिला 20 लाख, तीसरे साल मुनाफा मिला 21 लाख। करंट अकाउंट पर ये इस तरह के मुनाफे शो करके मैंने बताया कि ये 3 लाख रुपया सालाना टैक्स देता है शेख रशीद। टोटल 3 लाख रुपए इसने आमदनी, सॉरी टैक्स नहीं देता, इसने 3 लाख अपनी आमदन जाहिर की है। वो उसकी रशीद मार्केट है एक बोर्ड बाजार में, तो वो जो उसकी जो रेंट आता है वो मेरे कहा बस मेरी यही आमदन है। मैंने जाहिर किया कि 20 लाख रुपए के सिर्फ 1 साल के एयर टिकटिंग है इस शख्स की, इसकी ट्रेवलिंग है जो फॉरेन की। तो आप इसे पूछें कि भाई ये सारा कुछ एक शख्स जो डिक्लेयर झूठा है, एकदम मुस्तनद झूठा है। इसकी फर्जंदे पाकिस्तान किताब पढ़ें, वो आधी से ज्यादा झूठ पर मबनी, और खुद मौसूफ ने कहा कि वहां मैं ज्यादा झूठ बोल गया। शकील साहब, ये जो बेंच था इसने मार्च के महीने में ये केस सुना था। जस्टिस शेख अजमत सईद साहब उसकी सरबराही कर रहे थे, काजी फायज ईसा साहब भी थे, और तीसरे जज का नाम इस वक्त मुझे जहन में नहीं है, आप बता दीजिए। सजाद शाह साहब। फिर फैसला क्या हुआ इस केस का? सजाद शाह साहब। फिर फैसला क्या हुआ इस केस का? 20 मार्च को हियरिंग हुई, आखिरी हियरिंग। इससे पहले मेरी जो हियरिंग हुई थी वो हुई थी सितंबर हुई थी 2017 में, और जैनुद्दीन जमाली साहब जो रिटायर हुए ना उन्होंने हियरिंग की थी इस वक्त 16 में गालबन। उसके बाद ये जो हियरिंग हुई इसमें दोनों वकला ने अपने अपने दलाइल दिए, और दलाइल मुकम्मल होने के बाद वहाँ पे जो रिमार्क्स भी आए वो आप सबके सामने थे। तो उसके बाद फैसला हो गया महफूज। उन्होंने कहा कि फैसला महफूज है, किसी वक्त अनाउंस कर दिएगा। उसकी बाकायदा आपको पता है कि जो काज लिस्ट आती है उसमें बताया जाता है। आप क्या तो कोई आपकी शकील अवान साहब कब तक ये फैसले का ऐलान हो जाएगा? बहुत अहम फैसला है ये सियासी एतबार से, कब तक तवक्को रखते हैं फैसले का ऐलान होगा? देखिए गुजारिश है कि 18 माह इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मेरा केस चला, 3 साल तक मैंने सुप्रीम कोर्ट में इंतजार किया, और मैं समझता हूँ अकेला मैं नहीं, मेरे शहर के लोग आज मुंतजिर हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ इंशाल्लाह देख रहे हैं कि किसी वक्त सुप्रीम कोर्ट हुक्म फरमाएगी कि फलां दिन हम इसका फैसला सुना रहे हैं। तो पूरा शहर मुंतजिर है, मैं अकेला मुंतजिर नहीं हूँ, और अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमारा भी फैसला, क्योंकि बाकी तकरीबन सारे फैसले आ गए हैं, इंशाल्लाह ये फैसला भी आ जाएगा और फतह इंसाफ की होगी, हक फतह इंसाफ की होगी। और हमने आप इस्तदा कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को इस्तदा कर सकते हैं। मैं गुजारिश किया कि मेरा पूरा शहर मुंतजिर है, और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है जिस तरह सारे फैसले बाकी आए हैं, उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारा भी अंतरिम फैसला आ जाएगा। शकील अवान साहब, PMLN से बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन किया। ये एक बहुत बड़ा भूचाल वाला फैसला होगा अगर ये आया तो, क्योंकि शेख साहब जो हैं बहुत सारे लोगों की कब्रें खो चुके हैं, और बहुत सारे लोगों की नाहली की नवीद जो थी उनके मुताबिक नवीद थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि नवाज शरीफ को वो उन्होंने नाहल करवाना ही करवाना है, वो सुनवा चुके थे उनकी नवीद, वो उनको मिल भी गई। अब अगर उनकी अपने ऊपर ये फैसला आ गया तो बहुत बड़ा फैसला होगा सियासी एतबार से। नवीद कमर साहब के पास चलते हैं। नवीद कमर साहब, आपसे आगाज़ करूंगा। नाहली वाले मामला गिलानी साहब से शुरू हुए थे, फिर दरमियान में काफ़ी लंबा अरसा कुछ वो जाली डिग्रियों वाले केसेस भी आते रहे। अब ये दूसरा केस है जहां पर 62(1)(f) के ऊपर असासे छुपाने, रॉन्ग डिक्लेरेशन, वो वाली चीज़ें जो हैं और करप्शन वाले इशूज़ वो सामने आ गए हैं। आप क्या देखते हैं? देखें, ये 62(1)(f) जैसे आपको याद होगा,
जनरल ज़ियाउल हक ने डाला था कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इसलिए कि जो उनके नापसंदीदा सियासतदान हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। उसके बाद मुतअद्दिद बार, कम से कम 2 बार तो सीरियसली जब 18th अमेंडमेंट हो रही थी और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो रहे थे, इस बात पे बड़ी डिबेट हुई कि ये चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जानी चाहिए, क्योंकि इसमें किसी को पता नहीं, ये काफ़ी आर्बिट्ररी किस्म की एक चीज़ है। 61F आप डिलिबरेटली भी छुपा सकते हैं एसेट्स, आप हो सकता है कि भूल से भी कोई चीज़, जैसे एक वो मस्जिद के अकाउंट वाला केस हुआ था, उसमें भी आप जा सकते हैं। तो इस स्टेज पे तो हम धड़ाधड़ देख रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट सेट हो गया है। अब तो मेरा ख्याल नहीं कि कोई भी शख्स जो है वो इस चीज़ से बच सकेगा। ये जब तक आते रहेंगे केसेस, वो लोग लाइन से डिस्क्वालीफाई होते जाएंगे। असली जमहूरियत का स्पिरिट तो ये है कि अगर कोई चोर हो फिर तो ठीक है, निकाल दें, लेकिन लोगों को एट द एंड ऑफ द डे चॉइस करने दें कि वो किसको चूज़ करना चाहते हैं। ये जो है वो स्टेट बैठ के, या तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ईरान की तरह हो ना कि एक ऊपर एक काउंसिल होती है जो कि पहले बैठ करेगी सारे कैंडिडेट्स को, वो तो नहीं है। हमारा सिस्टम तो ये कहता है कि लोग चूज़ करेंगे, तो उसमें फिर मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। लेकिन जो इस वक्त माहौल है उसमें मुझे किसी को बचता हुआ ऐसे सिचुएशन में मैं नहीं देख रहा। एक ब्रेक ले लें शफकत साहब, ब्रेक से वापसी पे आपकी तरफ आता हूं। आप किस किस को जाता देख रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी तलवार है कि इस फैसले के बाद जो नवाज शरीफ वाला है उसके बाद ये लोगों पर इतलाक होगा इसका, और पनामा के तो वो 450 लोगों की अभी तहकीकी होना बाकी है। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शफकत महमूद साहब, आप फरमाइएगा, नाहली कौन कौन और इसका शिकार बनेगा? इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, आपने नवाज शरीफ का एक क्लिप सुनाया था, और आपको याद है कि कल के जलसे में शायद ही नवाज शरीफ का कोई जिक्र किया हो, लेकिन उनके ऊपर ऐसा खौफ सवार हो गया है कि उन्होंने कभी कहा हमें गालियां बक रहे हैं, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा। सारा जो कल की तकरीर थी इमरान खान की, वो आगे का जो एजेंडा था उसके बारे में थी। सो अब रह गया मामला नाअहली का। ये तो मामला मैंने तो ऑब्वियसली आपने और मैंने तो तय नहीं करना, ये तो कोर्ट्स ने करना है, लेकिन कुछ रूल्स जो तय हो गए हैं वो नज़र आ रहे हैं। और एक रूल ये है कि अगर आप बाहर किसी जगह नौकरी कर रहे हैं और वहाँ से तनख्वाहें ले रहे हैं और साथ आप एक ऑफिस होल्डर हैं पन में, तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये नहीं चल सकती आपस में। और ख़ास तौर पे अगर आपने डिक्लेयर ना किया हो, अगर आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं और आप सऊदी अरेबिया में चौकीदार हैं, या आप फॉरेन मिनिस्टर हैं और आप दुबई में कोई कंसल्टेंट हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये गैर मुनासिब भी हैं, पाकिस्तान पे एक धब्बा भी है और पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी भी है। तो मेरा ख्याल है कि नाअहली जहाँ तक नाअहली है बीच में थोड़ा वो असासे छुपाने पे हुई है, इकामा रखने पे नहीं हुई, असासे छुपाने पे हुई है। तो इंटीरियर मिनिस्टर ने भी अगर असासे छुपाए हुए तो उनको भी वही तलवार उनके सर पर भी गिरेगी। इसी तरीके से शेख रशीद साहब का केस है। आप देखते हैं ये सीरियस मैटर है, इन दोनों के सरों पे तलवार लटक रही। देखिए बात यह है कि एक चीज़ मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अगर डिक्लेयर करने वाला इशू सिर्फ है और के जी छुपाए, लेकिन मैं ये आपसे पूछता हूँ कि एक आदमी पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है और तनख्वाह ले रहा है एक कंपनी से जिसका सुना है कि मालिक जो है वो आधी मलकियत जो है किसी इंडियन की है, तो मुझे आप बताएं कि फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा क्या? इसके बारे में भी कानून कोई नहीं है कि जी सिर्फ छुपा लिया, अगर वो डिक्लेयर कर कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन कानून कोई नहीं है पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। पर शेख रशीद साहब ये मॉरल प्रेशर होना चाहिए, मॉरल प्रेशर होना चाहिए शफकत साहब। अब मैं आपसे मुतफिक हूँ, लेकिन कानूनन है कोई नहीं ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून। लेकिन ये बड़ी अजीब बात नहीं है कि आप कंपनियों को लीगल एडवाइस दे रहे हैं जिस वक्त आप पाकिस्तान की आपने ओथ लिया है और आप पाकिस्तान को डिफेंड और बाकी सारा कुछ लंबा चौड़ा होता है आपने वो लिया हुआ है, और एट द सेम टाइम आप किसी से तनख्वाह ले रहे हैं जिसको आप एडवाइस कर रहे हैं जो कि गैर मुल्की है, गैर मुल्की नेशनल्स हैं, हो सकता है आपके दुश्मन मुल्क के हों। तो ये तो बड़ी कोई अजीब सी बात है। बाकी नाअहली जो छुपाता है साथ से उसके बारे में कानून मौजूद है।
मलिक अहमद साहब, कोई कहते हैं 40-50 लोग हैं जो इकामा होल्डर्स हैं, और हो सकता है उन 40-50 सब ने अपने असासे ना छुपाए हों, लेकिन अगर हाफ ऑफ देम भी अपने असासे छुपा के बैठे हैं तो ये किसी वक्त भी उनका जो हिसाब किताब है वो होने वाला है। ये तो फैसला अब होगा, असूल वजह हो गया, आप भाग नहीं सकते, अब बारी बारी वो सारे इसकी जद में आएंगे। शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो कानूनी है, जिसमें जैसे अभी शफकत साहब कह रहे थे, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की इंटरप्रिटेशन बड़ी स्पेसिफिक है, उसके अंदर वेगनेस नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इंटरप्रेटेड है सो मेनी काउंट्स में, उस पर पढ़ के आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। इसकी असल बात सियासी है। देखिए, अगर तो पार्लियामेंट की नुमाइंदगी के लिए डेक्लरेशंस असासे छुपाना ये क्राइम है, ये किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी नूज़ कितनी टाइट होगी और किस हद तक आप पार्लियामेंट की अपनी, जब आप इलेक्शंस के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं और उस नॉमिनेशन फॉर्म में अगर कोई डेक्लरेशन उसकी किस तरह की डेक्लरेशन रिक्वायर्ड थी वहाँ पे, वो फॉर्म्स हमने भरे हैं, बार बार भरे हैं। हम उन फॉर्म्स को कोई 20 बार भर चुके हैं, लेकिन डेक्लरेशन की ये तशरीह इससे कबल नहीं थी, और 62(1)(f) की ये तशरीह इससे कबल नहीं थी, और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ये स्क्रूटनीज की तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की हद तक महदूद थी। ये नया इरा शुरू हुआ जनरल मुशर्रफ के टाइम में, जब जाली डिग्रियों का मामला आया। तो जाली डिग्रियों में तो फेक डेक्लरेशंस थी कि लोगों ने 2 नंबर डिग्रियां बनाई, फेक डिग्रीज बनाई, तो उसको इनके साथ मिलाकर एक नई जुरिस्डिक्शन तरतीब दे दी गई है, जिसने न्यूज़ बहुत टाइट कर दी है, बड़ी हब्स कर दी है। ये इसमें बेशुमार लोग आएंगे, आज जाने अनजाने वो तमाम लोग जो आज इसके बेनिफिशरी हो रहे हैं, वो इसके हक में बड़े बड़े इसकी दलाइल भी दे रहे हैं, बड़ी ज़ोर से प्लीड भी कर रहे हैं, बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड भी अटेन कर रहे हैं। लेकिन ये जितनी न्यूज़ टाइट होती जाएगी, ये जुरिस्डिक्शंस जब तरतीब पाती हैं तो फिर ये अपने आप को फैलाती चली जाती हैं, ये टर्फ ऑक्यूपाई करती चली जाती हैं, ये आपके जो राइट्स हैं उनको कहीं ना कहीं पे जामिद करती जाती है, फिर आपको आगे बात करने की गुंजाइश भी नहीं देती। तो ये पार्लियामेंट के वो लोग जो एस्पायरेंट्स हैं टू बी इन द पार्लियामेंट, जो मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, गवर्नेंस करना चाहते हैं, जो अपने आप को रिप्रेजेंटेशन के लिए पेश करना चाहते हैं, अब वो सारे लोग एक अजीब हब्स के माहौल में फंसते चले जाएंगे। आप आज अगर कल को पीपल्स पार्टी उससे हिट हो रही थी, नून लीग उसकी बेनिफिशरी थी, तो तारीख क्या किसी को सबक नहीं सिखाती? आज उससे हम हिट हो रहे हैं, और आज अगर कोई और पीटीआई में शफकत साहब की पार्टी उसकी बेनिफिशरी है तो कल ये ज़रूर हिट होंगे। ये सफ़े जो लिखे जा रहे हैं ये किसी जगह पे ये वेपरेट नहीं होने, ये दर्ज रहेंगे इसके अंदर। अच्छा, नवीद कमर साहब, एक तकलीफ है बहुत हमारे जो सियासी रहनुमा हैं उनके हवाले से, मैं पहले आपसे उसका जवाब चाहता हूँ। नवीद कमर साहब, देखें, मुराद अली शाह के पास इकामा था, शायद उन्होंने वापस कर दिया। ये शर्जील मेमन के इकामे की फ़ोटो अभी घूम रही होती है, आपकी जमात के जो चेयरपर्सन है उनकी पता नहीं वो असल है कि नकल है, बहरहाल उनके इकामे की भी फ़ोटो घूम रही होती है सोशल मीडिया के ऊपर। फिर एक दूसरी तनकीद ये है कि हमारे जो लीडर्स हैं, बड़े सियासी जमातों के सरबराह, इनके बच्चे गैर मुल्की नेशनैलिटी रखते हैं, जायदाद पाकिस्तान से और कारोबार पाकिस्तान से बाहर रखते हैं, तो ये भी तो बजाते खुद एक पाकिस्तान के साथ हमारा वो कितना लगाव और मोहब्बत और ट्रस्ट है, उसका इजहार है ये बाकायदा ये चीज़। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हम दो अलग अलग बातों को इस वक्त देख रहे हैं। एक के कानून आइन क्या कहता है और उसके तहत क्या आपकी इंटरप्रिटेशन है, और किसी को क्योंकि किसी को ताहयात डिस्क्वालीफाई कर देना एक मामूली सी बात नहीं है कि हम उठा के कह दें कि जी हमारे नज़र में ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। कानून क्या कहता है? कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो फिर ही आप उसको डिस्क्वालीफाई करेंगे, और अब जैसे आ गया है कि वो फॉर एवर इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकता, पब्लिक लाइफ में इस तरह से नहीं आ सकता। तो और दूसरी बात मैं क्लियर कर दूं, आसिफ ज़रदारी साहब का और कई और रहनुमाएँ हमारे जिनके ये फेक किस्म के वो चल रहे होते हैं, ये अकामे यूएई के, तो वो सब तो इतना आसान अब हो गया है सोशल मीडिया पे चला देना। शर्जील मेमन का भी फेक है भाई। देखें मुझे जिन चीज़ लोगों का पता है कि उनका फेक है, मैं आपको बता रहा हूँ। आसिफ ज़रदारी साहब का फेक है, अपने खुर्शीद शाह का आ रहा था वो फेक है, मेरा ख्याल है कि किसी ने एक ने मेरा अपना भी चलाया था फेक है। सो ऐसे तो काफ़ी सारे, ये तो मैं अपनी पार्टी की बात करूँ, दूसरी पार्टियों के भी इस तरह से
चले हैं, लेकिन जो असली हैं उनकी परख फिर होनी है। जैसे अब इंटीरियर मिनिस्टर की शफकत साहब ने बात की, तो वो तो खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब वो जस्टिफाई कर सकते हैं या नहीं, वो एक अलग इशू है, लेकिन वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उनका सऊदी का अकामा है। तो आई एम श्योर कि अब उसकी परख भी होगी कि ये कितने हद तक आपके ख्याल में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये भी एक बुनियाद होनी चाहिए कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर के पास अगर सऊदी इकामा है या डिफेंस मिनिस्टर के पास यूएई का इकामा है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी एक बहुत बड़ा जुर्म होना चाहिए। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। खैर जुर्म तो बात की बात है ना, पहले तो अलाउ ही नहीं होना चाहिए ना कि इवन पाकिस्तान में भी अगर आप कहीं और जॉब भी कर रहे हैं और आप एक फेडरल मिनिस्टर हैं, तो ये दो तनख्वाहें लेने वाला जो मामला है ये तो किसी सूरत में अलाउ नहीं होना चाहिए। मुल्क से बाहर तो अलग बात है, इवन विद इन द कंट्री ये अलाउ नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप इस किस्म की पोजीशन में आते हैं तो फिर आप उस सब अपनी और चीज़ें जो हैं, जैसे अब लोग बिजनेसेस से अलग हो जाते हैं, तो आप जॉब से भी जो है आपको अलग होना चाहिए। और अगर कानून इस किस्म का आता है या हम ड्राफ्ट करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। शफकत साहब, जो लाहौर का आपका जलसा है, क्या टर्निंग पॉइंट साबित होगा आपके लिए 2018 के इंतखाबात में? 2011 में ये इस जलसे ने आपको काफ़ी ऊपर ले आए थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर केपी में आपकी हुकूमत भी बन गई, आपने कौमी असम्बली की काफ़ी खातिर खा सीटें भी जीती। क्या ये जलसा आपको उससे ऊपर लेकर जाएगा? नदीम, ये एक तारीख़ी जलसा था मेरा ख्याल। इसके बारे में तो कोई जो वहाँ पे मौजूद थे वही आपको बता सकते हैं कि कितना एक जोश जज्बा जिसके अंदर लोगों की पार्टिसिपेशन थी। इमरान खान की तकरीर बहुत पसंद की गई, तो इसलिए हम तो समझते हैं कि ये इसमें लंबी बहुत ही पार्टिसिपेशन लोगों की आपको नज़र आई जी। एक तो पार्टिसिपेशन नज़र आई, दूसरा ये है कि इमरान खान ने उसमें एक एजेंडा दिया फ्यूचर का, जिसमें उसने 11 उन्होंने पॉइंट बताए। और वो मेरा ख्याल है कि ऐसी चीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है उसके साथ मतलब पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवर सकता है कि अगर वो है। तो एक मैसेज दिया, वो मैसेज जो था सारे पाकिस्तान की आवाम के लिए भी था। उसमें इकॉनमी की बातें भी थी, उसमें एजुकेशन के ऊपर एम्फोसिस था, उस पर हेल्थ थी, उसके अंदर एनवायरनमेंट थी, टूरिज़म थी, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कमिटमेंट थी कि हमने इंसानों में इन्वेस्ट करना है। और एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई जिसमें जर्मनी और जापान तबाह हो गए, लेकिन क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल इतना ज़्यादा था, लोग इतने पढ़े लिखे थे कि उन मुल्कों का दोबारा खड़ा होना जो था वो आसान हो गया। तो इसी तरह हमने इंसानों में इन्वेस्ट करने का जो इमरान खान साहब ने बात की है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है कि टू आंसर योर क्वेश्चन, बिल्कुल मेरा ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं, टिपिंग पॉइंट। एक ख़ास अंग्रेज़ी का लफ्ज़ होता है कि एक चीज़ होती है जो एक पहुँचते पहुँचते एक ख़ास मुकाम पे पहुँच के उसके बाद वो टिप कर जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये तहरीक-ए-इंसाफ के लिए और अगले इलेक्शन में हमारा जो प्रोग्राम एजेंडा है उसमें ये एक टिपिंग पॉइंट के तौर पर जलसा साबित होगा। और एक उसकी जो नवाज शरीफ साहब का कमेंट लगता है कि बुखलाहट ये दावे कर रहे हैं, बुखलाहट नजर आ रही है आपको उसके अंदर। मलिक अहमद साहब जो ये दावे कर रहे हैं 11 पॉइंट्स गिनवा दिए, बहुत प्रीचिंग की इन्होंने, क्या इन्होंने ये इसमें से कुछ भी हाफ ऑफ दैट भी केपी के अंदर प्रैक्टिस किया? जो इन्होंने कहा कि मैं ये 11 पॉइंट्स हैं, ये आऊँगा तो मैं पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बना दूंगा, दो नहीं एक पाकिस्तान। मलिक अहमद साहब, जी शौक साहब, मैं मलिक साहब मैं ये अर्ज करूँ, देखें जहाँ तक ये कल के जो इमरान खान साहब के 11 पॉइंट्स थे वो 18th अमेंडमेंट के बाद तो बिलखसूस, और वो वैसे सारे प्रोविंशियल आउटरीच के प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, जितने तालीम थी, सेहत थी, टूरिज़म था, उनके जितनी भी बात उन्होंने की, उन्होंने हाउसिंग की बात की, उसमें उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, हत्ता कि अगर फाटा रिफॉर्म की भी बात की तो वो पहले इनको एक रेजोल्यूशन केपी असेंबली से तो देनी चाहिए थी ना उस इंजमाम की कि वो उसको फाटा को जम करना चाहते हैं और उसको प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाना चाहते हैं। तो वो केपी असेंबली की डोमेन के अंदर आता था जहाँ पे इमरान साहब की पार्टी की गवर्नमेंट है।
अच्छा, दूसरी बात यह कि इसके साथ उन्होंने एक डिस्क्लेमर दिया है। कल उन्होंने अगर कोई फॉरेन पॉलिसी पे बात की होती तो एक प्राइम मिनिस्टरियल आउटरीच के साथ बात करते, कोई एजेंडा देते, तो वो तो उन्होंने टैक्स रिफॉर्म को और डोनेशंस को अमेलगमेट कर दिया। कन्फ्यूजन थी उनकी इस बात में कि मैंने ऐसे जो है वो डोनेशंस इकट्ठी की और मैं टैक्स इस तरह से इकट्ठा कर सकता हूँ। काफ़ी हद तक हमें वो जो प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठा रहे हैं, सेकंड चैप्टर की फ्रॉम उसके आर्टिकल 21 से स्टार्ट ले लें 36 तक चले जाएं, वो कहाँ पर कौन सी सियासी जमात के मंशूर में ये बातें नहीं लिखी होती। फिर वो जॉब क्रिएशन की, टूरिज्म की बड़ी एक मुज़क्का खेज़ खान साहब से हम तवक्को कुछ बेहतर की कर रहे थे। उनके पास शफकत साहब जैसे एडवाइजर्स हैं, अगर वो नुकात देने पर आ ही गए थे, सीरियस बात करने पर आ गए थे, तो ही शुड हैव गिवन समथिंग जिसमें कुछ मटेरियल होता है, जिसमें कोई बात करने को होती। और ये तो उन्होंने केपी की गवर्नेंस की अपने फेलियर को एडमिट किया। अगर तालीम आपसे बहस करने के लिए तैयार हूं। मैं मेरी यार सुन लेना सर, मुझे इजाजत देना सर। देखिए, अगर केपी में उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट की बात की, तो हम कह रहे हैं कि कोई एक इंडोमेंट फंड्स बता दें जो केपी के अंदर हो, जो लोगों की इन्वेस्टमेंट, कितने स्टूडेंट्स बाहर भेजते हैं, कितनी, अगर उन्होंने एक इंक्रीज की। नहीं, मेरी यार सुन लेना सर, मुझे अलाउ मी। मैं सिर्फ आपको, मैं शफकत साहब आपके साथ, आपने एक दिन बड़ा अच्छा काम किया। हम तो खुश हैं कि आप हमारी टर्फ पे आ गए। हम तो उस अजाब से, उस हैजान से, जिसमें एक 24 घंटे की तू तकार थी, जिसमें इल्ज़ाम तराशी, दशनाम, एक दूसरे को बड़ा इंतहाई पोलराइज्ड माहौल, मुझे तो उसमें बड़ी एक अनईजी, बड़ी डिस्कम्फर्ट थी उसमें कि बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर एक दूसरे की डर्टी लिनन हम बाहर फेंक रहे हैं, और झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात। अच्छी बात है इस टर्फ पे आए जिस पर हम बात करना चाहते हैं। अगर आपने केपी में परफॉर्म, एक ब्रेक ले लें मलिक साहब, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा जी। नवीद कमर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि इमरान की इस लंबी तकरीर के अंदर कोई जान है, कोई ऐसा प्रोग्राम है, या सिर्फ डंक टपाऊ काम था? ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि बहुत ही ओवर सिंपलिस्टिक 11 पॉइंट्स दिए गए, और जिसकी कोई फ्रैंकली एक्सप्लेनेशन नहीं है। मसलन उन्होंने कहा कि हम तेल की और गैस की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, तो भाई अगर नहीं बढ़ाएंगे तो वो पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा, क्या हम सब्सिडाइज करेंगे? इस किस्म की चीज़ है ना। बाकी तालीम होनी चाहिए, हम सब मानते हैं कि होनी चाहिए, बच्चों के लिए होनी चाहिए, औरतों के लिए होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए। ये तो सब, मतलब ये कौन सी पार्टी है जिसके मैनिफेस्टो में ये नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा फ्लैश आउट होके होता है। हो सकता है कि जलसे में कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने सोचा कि भाई पब्लिक एट लार्ज को मैं इतना ही कह दूं तो काफ़ी है। जी ओवर सिंप्लीफिकेशन थी इस लिहाज से इस सारी चीज़ में। मैं अर्ज़ करूँ ना, इसके ऊपर एक अलहदा प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पॉइंट अभी मसलन नवीद साहब ने बताया अभी कि जी ओवर सिंप्लीफिकेशन है, कि बात यह है कि आपकी इंडस्ट्री तबाह इसलिए हुई है कि उसके जो टर्म्स हैं ऑफ प्रोडक्शन वो इतने ख़राब हो गए हैं कि वो बाहर कम्पीट नहीं कर सकते। और वन ऑफ द रीजंस इज़ कि आपकी गैस और बिजली की जो प्राइसेस हैं उस पर टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि वो अफोर्ड करने के काबिल नहीं रहेगी इंडस्ट्री। अब कैसे होगा ये? अब प्रॉब्लम यह है कि जब ऐसे होगा कि जब आप अपना रेवेन्यू अदरवाइज रेज कर लेंगे, और जब आप हालात ऐसे हो जाएंगे कि आपका रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर हो जाएगी, तो फिर आपको टैक्सेस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगा के रेवेन्यू रेज नहीं करना पड़ेगा। तो फिर आप कर सकते हैं कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उनकी कीमतें और बिजली की कीमत जो है वो कम कर सकें। सो हर एक पॉइंट के ऊपर मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ कि जी कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर हैं जो नहीं हुई पहले। हर वक्त क्योंकि लोगों की नाअहली FBR की और नाअहली हुकूमतों की ये थी कि टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते थे, हमेशा तेल के ऊपर और बिजली के ऊपर नए नए टैक्सेस लगा देते थे। तो इसलिए बहुत सारी इस तरह टूरिज्म एनवायरनमेंट प्रोविंशियल है, ज़रूर मलिक साहब ने सही कहा, मलिक साहब से क्लोजिंग रिमार्क्स ले लें, बिल्कुल लास्ट मिनट बनाएगा उसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी होंगी ना। मलिक साहब क्लोजिंग रिमार्क्स। नहीं, मैंने ये कहा है कि जब ये बड़ा मुनासिब है जैसे शफकत साहब कह रहे हैं, अगर इनके पास कोई रोड मैप है, हम तो समझ रहे हैं कि अगर होता कोई तो उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आती कल, जो कि नज़र नहीं आई। और जिन 11 नुकात पर उन्होंने बात की उनमें बाकी सूबों के साथ केपी के
KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर बात होनी चाहिए। पहले ये सेटल करें फिर अगली बात पे जाएं। कल उसमें तो अगर इनके पास कोई ऐसी रिफॉर्म बिल्कुल करना चाहिए, और अगर शफकत साहब इस पे बात करते हैं तो हम अपना पूरा रिकॉर्ड लेकर इनके साथ बैठते हैं, इंशाल्लाह सुरखरू होकर उठेंगे, इनसे बेहतर ही होगा। मलिक अहमद खान साहब, शफकत महमूद साहब और सैयद नवीद कमर साहब, आप सबका हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।